डियर स्टूडेंट, कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक का विषय है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड क्लास के लिए है और उसका रिलेटेड टॉपिक है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियों में अंतर। कह सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले ज़रूरी है दोनों में अंतर जानने से पहले इससे पूर्व वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि निजी कंपनी से अभिप्राय क्या है। एक बार पुनः हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि निजी कंपनी व सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है तथा उसमें क्या अहम जो अंतर है उन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निजी कंपनी, जिसे हम आलोक कंपनी भी कहते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य वह है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि है, पेड अप कैपिटल, तथा अपने अंतर नियमों द्वारा 3 कंसेप्ट को लेकर प्रतिबंध लगाती है। नंबर आर मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, यानी किस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है? सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। इसके पीछे जो लॉजिक है कि भाई सदस्यों की संख्या जो आपकी कंपनी में जो न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है निजी कंपनी के लिए तथा अधिकतम 200 सदस्यों की संख्या तक सीमित रहती है, ताकि अंशों का यदि फ्रिक्वेंटली हस्तांतरण कर देती है कंपनी तो उसमें सदस्यों के ज़्यादा या कम होने की आशंका बनी रहती है। तो नंबर आर फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सेकेंडली देखते हैं एल फॉर लिमिटेशंस, सदस्यों की अधिकतम संख्या पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल ओवर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। यानी हम बात करते हैं कि सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या निजी कंपनी के लिए 2 है तथा अधिकतम संख्या 200 है। अधिकतम संख्या को शामिल करते समय हमें कंपनी के वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य हैं उनकी संख्या को शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा सदस्यों की संख्या को काउंट करते समय यदि संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से अंश हैं तो उस स्थिति में एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल अंशधारी उसे काउंट किया जाता है। नंबर 3 क्या प्रतिबंध लगाती है? लिमिटेशंस, यानी नेक्स्ट है जो आपका प्रोहिबिशन है, यानी कि प्रतिबंध लगाती है अंशों के निर्गमन पर, पब्लिक इश्यूज बोलते हैं हम जिसे, उस पर रोक लगाती है तथा सार्वजनिक जमाओं या पब्लिक डिपॉजिट्स को भी रोक लगाती है। यानी कि 2 बातें, निजी कंपनी पब्लिक इशू नहीं लाएगी, इसके अलावा कोई भी पब्लिक डिपॉजिट्स उन पर भी रोक लगा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि निजी कंपनी 3 तरीके से प्रतिबंध लगाती है। नंबर 1 सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध लगाती है, सदस्यों की संख्या पर उसको सीमित करती है। इसके अलावा प्रोविजन जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करती। इसके अलावा अंशों के जो निर्गमन है, पब्लिक इशू है, उस पर भी रोक लगाती है। इसके अलावा जो निर्धारित सीमा के भीतर रहती है, यानी हम कह सकते हैं निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है तथा अधिक संख्या 200 तक। इसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कर्मचारी वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी कंपनी का जो एक सदस्य के रूप में भी है, जिसके पास शेयर हैं, वो कंपनी का उस व्यक्ति को सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि जॉइंटली किसी 2 व्यक्तियों के पास में शेयर्स हैं तो उस स्थिति में एक एंटिटी काउंट होगा। पहले जो कंपनी प्रावधान यानी 1956 की हम बात करते हैं तो उसमें न्यूनतम चूकता अंश पूंजी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो राशि 1 लाख निजी कंपनी के लिए निर्धारित थी। यानी 1 लाख की राशि को मिनिमम 2 सदस्य सब्सक्राइब करते थे या शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। 1 लाख उसकी राशि निर्धारित की गई। लेकिन कंपनी अधिनियम संशोधन 2015 के तहत ये जो वर्तमान जो उस समय न्यूनतम
चूकता अंश पूंजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो अहम चीज़ है, निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 है तथा अधिकतम 15 संचालक सदस्य हो सकते हैं। यदि हम बात करें तो इन टॉपिक्स या इन पॉइंट्स के बेस पर हम निजी कंपनी की विशेषताएं भी डिस्कस कर सकते हैं। संक्षेप में एक जो इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेचर है। कंपनी के नाम के आगे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड पर्सन्स या शब्द को लिखना जरूरी है। इसके अलावा यदि जो अपनी 1 पर्सन कंपनी है वो भी एक निजी कंपनी है, लेकिन वहाँ सदस्यों की संख्या न्यूनतम 1 है। लेकिन निजी कंपनी के या निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के केसेस में एटलीस्ट 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पब्लिक कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार, यानी सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है तथा अंतर नियमों में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप आगे डिस्कस करेंगे हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस यानी कंपनी के वे आंतरिक नियम हैं जो कंपनी के उद्देश्यों को जो सीमा नियम में दिए गए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक रूल, इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस बनाती है तथा किस तरीके से उन उद्देश्यों को लागू प्राप्त करना है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि सार्वजनिक कंपनी में 3 जो रेस्ट्रिक्शंस थे निजी कंपनी के, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है। नंबर 1, पहला क्या रेस्ट्रिक्शन, अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती थी निजी कंपनी, लेकिन सार्वजनिक कंपनी फ्रीक्वेंटली या सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अंशों के हस्तांतरण को फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यों की जो यहाँ सार्वजनिक कंपनी के लिए जो न्यूनतम अनिवार्यता है वो 7 सदस्य होना चाहिए तथा मैक्सिमम या अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी फ्रीक्वेंटली सदस्य अंशों के आपस में या दूसरे सदस्यों को हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई लिमिट निर्धारित नहीं है कि कितने मेंबर मैक्सिमम हो। इसके अलावा नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी पब्लिक से जमाए डिपॉजिट्स प्राप्त करती थी। इसके अलावा पब्लिक को अपने अंशों का निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल पब्लिक में कर सकती है, इसमें अहम चीज़ है। इसके अलावा इसमें भी जो न्यूनतम चूकता अंश पूंजी है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, जो पहले 5 लाख थी उसकी अनिवार्यता को भारतीय कंपनी अधिनियम 2015 के तहत या संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब भी वर्तमान में कोई भी न्यूनतम चूकता अंश पूंजी, चाहे निजी कंपनी की बात करते हैं तो 1 लाख तथा सार्वजनिक कंपनी की बात करते हैं तो 5 लाख, जो पहले अनिवार्य थी उसको 2015 संशोधन के तहत विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में अब इस तरीके की मिनिमम जो न्यूनतम चूकतांश पूंजी है उसकी रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अब इसका हम जो नेक्स्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर। तो सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसके डेफिनेशंस हैं जो आपने डिस्कस किए हैं, उस बेस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। परिभाषा में देख सकते हैं कि भाई निजी कंपनी की जो परिभाषा दी गई है वो 268 में दी गई है और सार्वजनिक कंपनी की जो परिभाषा दी गई है वो 271 में दी गई है। इसके अलावा न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है इसमें, निजी कंपनी में आपकी न्यूनतम एटलीस्ट जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो 2 है और सार्वजनिक कंपनी के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या वहाँ उनकी जो संख्या है वो 7 है। इसके अलावा अंतर नियम, प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, मैंडेटरी है यहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए अपने अंतर नियम बनाना कोई अनिवार्य नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है अनिवार्य, यदि कंपनी वॉलंटरी है, आपके सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियमों को वॉलंटरी बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। यदि नहीं बना सकती है तो उस स्थिति में जो कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम में जो टेबल जो तालिका दी गई है, जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं उसमें एफ टेबल है, उस एफ टेबल के संपूर्ण नियम कानून लागू होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका निजी कंपनी यदि कोई अंतर नियमों में परिवर्तन करती है तो उसके लिए सभी सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। यानी कठोर नियम है,
अंतर नियमों में अल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए कठोर नियम है। अंतर नियम कहें तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आंतरिक अपने आंतरिक नियम जो कंपनी को चलाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, वो एक प्रलेख होता है जिसमें सारी की चीज़ें दी हो। लेकिन निजी कंपनी में इस तरीके से आंतरिक नियम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें इस तरीके से कोई कठोर ऐसा नियम नहीं है। बात जो नेक्स्ट जो आपका अंतर का आधार है वो है अंतर नियमों के परिवर्तन के कठोर नियमों में जोड़ना पर डिस्कस कर चुके हैं। पूंजी की प्राप्ति, निजी कंपनी पूंजी की प्राप्ति प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा करती है, अपने निजी रिश्तेदारों से या आपस में साझेदारों आपस में सदस्यों से प्राप्त कर सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी पूंजी की प्राप्ति पब्लिक इशू या सार्वजनिक रूप से प्रतिभूतियों का निर्गमन जनता को कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है न्यूनतम अभिदान। निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन से पहले न्यूनतम अभिदान के प्रावधान लागू होते हैं। मिनिमम जो सबसे पहले जरूरी है कि जब एक कंपनी अपने अंशों का आवंटन उसी स्थिति में कर सकती है जब तक कि न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो जाए। तो न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना निजी कंपनी अंशों का आवंटन कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में जब तक न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अंशों का आवंटन करना उचित नहीं होता है, या न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। इसके अलावा अंशों का अंतरण या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। निजी कंपनी अपने अंशों के ट्रांसफर्स पर प्रतिबंध लगाती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, जिसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके अलावा जनता से पब्लिक डिपॉजिट्स प्राप्त करना, निजी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं प्राप्त कर सकती, सार्वजनिक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स जनता से प्राप्त कर सकती है। संचालकों की संख्या, यानी निजी कंपनी के लिए एटलीस्ट 2 संचालक सदस्य होना जरूरी है, संचालक होने जरूरी हैं, तथा सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 3 संचालक सदस्य होने जरूरी हैं। इसके अलावा यदि कंपनी में कोई जो जिनका मिनिमम निवेश है, जिनका न्यूनतम निवेश है या लघु अंशधारी हैं, उस स्थिति में निजी कंपनी के लघु अंशधारियों में संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में यदि स्मॉल इन्वेस्टर हैं या लघु अंशधारी हैं जिनके पास छोटी पूंजी है, उस स्थिति में 3 कंडीशंस हैं। यदि कंपनी में कम से कम 1000 लघु अंशधारी हैं तो उस स्थिति में 10% अंशधारी ऐसे संचालक की नियुक्ति का नोटिस देंगे। यानी कि यदि 1 लाख अंशधारी हैं तो उस स्थिति में यानी कि जो आपके लिए मिनिमम 3 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को प्रोरेटा बेस पे नियुक्त करना जरूरी है। इसके बाद स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। संचालक होना, निजी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति का कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके नेक्स्ट है आपका संचालकों की रिटायरमेंट। निजी कंपनी के संचालकों का उनकी टर्म के हिसाब से या उनके समय, एक निर्धारित समय के बाद में रिटायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में कुल संचालक में से कम 2/3 का बारी बारी से रिटायरमेंट होना जरूरी है। और ऐसे संचालकों में प्रतिवर्ष 1/3 संचालक बारी बारी से वार्षिक साधारण सभा पर निवृत्त होना आवश्यक है। यानी रिटायरमेंट कब होंगे तो 1/3 सदस्य एनुअल वार्षिकी रूप से, यानी कि AGM में उनका एक प्रस्ताव लिया जाएगा और उस प्रस्ताव के तहत उनका रिटायरमेंट होना जरूरी है। इसके बाद KMP, इसके बाद आकस्मिक रूप से जो रिक्त संचालक है उसकी नियुक्ति यहाँ का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में इस तरीके से प्रोविजंस हैं। इसके अलावा जो नया इम्पोर्टेंट जो एक क्लॉज जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं कि की मैनेजमेंट पर्सनल या मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी, यदि निजी कंपनी में कोई इस तरीके से KMP का प्रोविज़न नहीं है या मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की नियुक्ति का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन यदि कंपनी की पेड अप कैपिटल
प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सचिव की नियुक्ति का होना जरूरी है। प्रत्येक अब हम बात करते हैं कि भाई सार्वजनिक कंपनी भी 2 तरीके की हो सकती है, एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड है, या एक सूचीयन कंपनी या गैर सूचीयन कंपनी। सूचीयन कंपनी वो कंपनी है जिसका सेबी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी में पंजीयन करा दिया गया है। जिस कंपनी ने अपना निर्गमन लाने से पहले तो वो लिस्टेड कंपनी होगी। यदि कंपनी ने अपना पंजीयन सेबी का यहाँ नहीं करा रखा तो वो गैर पंजीयन वो होगी कंपनी होगी। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वहाँ पे आपको KMP नियुक्त करना जरूरी है। लिस्टेड होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको मैंडेटरी है KMP की नियुक्ति जरूरी है। इसके अलावा जो मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन है निजी कंपनी में जो प्रबंधकीय की जो कंपनी प्रावधान के अनुसार 11% लिमिट है, उस लिमिट के तहत बियॉन्ड लिमिट जा सकती है। 11% से भी ज़्यादा प्रॉफिट अपने सदस्यों को दे सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में 11% की जो शुद्ध लाभों नेट प्रॉफिट से उनकी 11% की सीमा तक लाभ अपने सदस्यों को बांट सकती है। इसके अलावा जो कंपनी की प्रोसीडिंग्स होती है, कंपनी के मिनट्स होती हैं या कंपनी की सभाएं होती है, उसमें एक न्यूनतम कोरम की हम बात करते हैं, न्यूनतम गणपूर्ति की बात करते हैं। तो उस स्थिति में निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। मैंडेटरी है 2 सदस्य यदि हो जाते हैं उपस्थिति तो उस स्थिति में कोरम पूरा मान लिया जाता है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी में यदि सदस्यों की संख्या कम से कम 1000 है, 1000 से कम सदस्य वाली संख्या है तो कम से कम 5 मेंबर्स की उपस्थिति जरूरी कोरम के रूप में। और यदि सदस्यों की संख्या कंपनी में 1000 से 5000 तक है तो सदस्यों की सभा में कम से कम 15 व्यक्ति या सदस्यों की उपस्थिति होना जरूरी है, या न्यूनतम कोरम तब माना जाएगा जब 15 सदस्य पूरा हो जाएंगे। इसके अलावा यदि सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक है तो सदस्यों वाली सभा में या यदि कोई मीटिंग्स हो रही है तो उस स्थिति में 5000 से अधिक सदस्य हैं कंपनी में तो उस समय 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से यदि उपस्थित होते हैं कोई सभा में तो न्यूनतम कोरम या न्यूनतम गणवेश पूरा मान लिया जाता है। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन है, एनुअल रिपोर्ट्स है तथा मीटिंग्स के रिपोर्ट्स है, उनका निजी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का यहाँ प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रार कंपनी एक तरह की संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत काम करती है, जो प्रत्येक स्टेट के कैपिटल हेडक्वार्टर पर उपस्थित होती है। तो उस जुरिडिक्शंस में जितनी भी कंपनियां, चाहे निजी कंपनी हो, आपकी सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो या OPC हो, सारी की सारी अपनी ऑनलाइन एक प्रोसीडिंग्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, एनुअल रिटर्न्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको सबमिट करने का कार्य करती है। तो उस स्थिति में यदि निजी कंपनी है तो उसको एनुअल रिपोर्ट्स है, इसके अलावा मीटिंग्स के प्रतिवेदन है, उन प्रतिवेदन को ROC के यहाँ प्रस्तुत नहीं करना पड़ता या आवश्यकता नहीं है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी के केस में इस तरीके से जो रिटर्न्स हैं, इस तरीके के जो प्रतिवेदन हैं, हर साल उनको सबमिट करना जरूरी है। इसके अलावा उसका जो अंकेक्षण प्रतिवेदन है, ऑडिट रिपोर्ट्स हम जिसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स, निजी कंपनी के लिए संचालकों की प्रतिवेदन, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ में जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स है उसका जरूरी नहीं है आपको ROC को देना। लेकिन प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स के साथ में ऑडिटर रिपोर्ट को देना जरूरी होता है। उस स्थिति में यदि कंपनी की पूंजी, प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है तो उस स्थिति में उसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा, कंपनी का किस तरीके से निर्माण होता है, किस तरीके से उसका पंजीयन करते हैं हम। कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स पंजीयन के संबंध में सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और उसके बाद में समामेलन का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रोसेस, कंपनी के निर्माण की प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो कॉलेज के चैनल व
मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं, शेयर करें साथियों के साथ, ताकि इसमें जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको उस लाभ तक उसका लाभ मिल सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।